होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप, एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ द टाइप a11x, a12y, a13 z is equal to 0, a21x, a22y, a23 z is equal to 0, a31x, a32y, a33 z is equal to 0 is called linear homogeneous equation, is called linear homogeneous equation. The right hand side 0, ठीक है, तो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन कहलाता है। कोई भी टर्म में 1 2 3 ना हो, यहाँ पे 0 के अलावा कोई एलिमेंट ना हो राइट हैंड साइड में, सब 0 तभी कहलाएगा वे लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या होगा, ax इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में क्या है 0, और यहाँ पे वेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये देखो x y z की कोफिशिएंट तो क्या लिख देंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, s का मतलब क्या होगा, x y z जितने वेरिएबल, ठीक है, और ओ का मतलब तो जान गया 0 0 का कॉलम मैट्रिक्स 0 0 0 जी। अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, वेयर को ए इक्वल टू, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब यदि मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, इसको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट मान के सॉल्व करें, और 0 के इक्वल ना आए, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट मान लें और उसकी वैल्यू निकालें और 0 के इक्वल ना आए, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। ऐसा कब होगा, जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट मान के सॉल्व करो ये 0 के इक्वल ना हो। जब 0 के इक्वल ना होगा तो सॉल्यूशन कौन कहलाता है, ऑर्डर माइनस रैंक। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी 3, कब, जब ये 3 रो 3 कॉलम का एक माइनर 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। तो इसका हम डिटरमिनेंट मान के सॉल्व करें या आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो कहेंगे कि इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 3 है, ठीक है, ऑर्डर भी 3 है, 3 रो 3 कॉलम का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर भी 3 है, रैंक भी 3 है, तो ऑर्डर में से रैंक को निकाल दो, तो 3 - 3 तो बचा क्या, 0। इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मात्र ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन उसे कहेंगे x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, तुच्छ हल हो, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, s बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, TRIVIAL, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये एक सोल्यूशन होगा, यही s इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन। इसको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। एक सोल्यूशन केवल होगा, यही बात, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। दैट इज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। केवल एक हल होगा, यही हल, इसके अलावा कोई दूसरा हल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको। अब दूसरा क्या है, यदि मान लो a 0 के इक्वल हो गया, इफ, यहाँ केस फर्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो केस फर्स्ट। देखो यहाँ केस फर्स्ट लिख लो, कहाँ पे था, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड, केस सेकंड, इफ डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, देन इफ a11, a12, a21, a22 is not equal to 0, then rank of coefficient matrix row of A is equal to 2। रो ऑफ, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 फिर नहीं होगी। मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है, जिसको जाति कहते हैं, ठीक है, तो वे क्या होगी, 3 नहीं होगी जब ये 0 हो जाएगा। तो वो क्या लिखे, रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2। देन given system of equation has order माइनस रैंक, ऑर्डर क्या है, 3 माइनस रैंक 2 इज इक्वल टू 1, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, लीनियरली, ठीक है, नहीं लीनियरली सोल्यूशन। इसका मतलब एच सोल्यूशन अपनी इच्छा से कुछ मानेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आ गया ऐसे कुछ, सुनो, मान लो आ गया पाई इज इक्वल टू 3/7, यहाँ पे जेड, एस इज इक्वल टू 9/15 जेड। ठीक है, तब हम जेड इज इक्वल टू मान लेंगे सी अपनी इच्छा से, जेड इज इक्वल टू सी अपनी इच्छा से मान ले लेंगे। तो यहाँ पे जेड के स्थान पे सी रख देंगे, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, 3/7 सी, एस इज इक्वल टू 9/15 सी। तो एक सोल्यूशन अपनी इच्छा से मानिए कि नहीं, लीनियर वन, तो क्या होगा, 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, जेड को अपनी इच्छा से मानोगे एच सोल्यूशन को, तो 2 सोल्यूशन इसकी मदद से आएंगे जी। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू 3/7 सी हो गया, एस इज इक्वल टू 9/15। अब सी अपनी इच्छा से लिए, सी की वैल्यू कुछ भी ले, सी पैरामीटर है, पैरामीटर इसको मतलब सी की वैल्यू जो चाहोगे ले सकते हो। जब सी की वैल्यू 1 लोगे, सी की वैल्यू 1,
तो ये क्या होगा 3/7 गुणे 1, तो 3/7 होगा। 80 की वैल्यू 9/15 गुणे 1, 9/15। तो एक सोल्यूशन हो गया क्या, s = 9/15, y = 3/7 और z = 1। 80 की वैल्यू 2 लिए, एक और सोल्यूशन मिल जाएगा। c की वैल्यू 3 लिए, एक और सोल्यूशन मिल जाएगा। c की कितनी वैल्यू ले सकते हैं, अनगिनत। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, हम c की वैल्यू जो लेंगे उस वैल्यू को यहाँ भी रख देंगे। तो s y z की जो वैल्यू आएगी वे तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जो दिए गए हैं। ठीक है, अब हम c की वैल्यू 2 लेंगे और फिर s y z की वैल्यू निकालेंगे तो वह भी तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। c की वैल्यू 5 लेंगे और 5 की मदद से s y की वैल्यू निकालेंगे तो वह भी दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तीनों को सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ, तीनों में s y z की वैल्यू रख दोगे तो 0 = 0 आएगा, क्योंकि सबका राइट हैंड साइड 0 तो है ही। तो इधर s y z की वैल्यू रखोगे भी तो तीनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब जो वैल्यू गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वही तो सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब रैंक 2 होगी तो ऑर्डर में से रैंक को निकाल दोगे तो क्या आएगा, 1। तो कितने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, केवल एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा और उसकी मदद से शेष 2 निकाली जाएंगे। ठीक है, 2 डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट पर आश्रित होंगे भी। ठीक है, तो ये तो स्वतंत्र होगा, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेंगे s और y की वैल्यू। ठीक है, इनको s y की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, पर यहाँ पे z की वैल्यू अपनी इच्छा से ले सकते। ठीक है, लिख ले, one linearly independent solution in this condition given system of equation has infinite many solution. In this condition given system of equation have infinite many solution, infinite many solution. ठीक है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे शुरुआते वाले 0 के इक्वल ना हो, 2 रो 2 कॉलम का कोई एक माइनर 0 के इक्वल ना हो। 2 रो और 2 कॉलम के कई माइनर बन सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से कम एक ऐसा हो जो 2 रो 2 कॉलम का हो लेकिन वो 0 के इक्वल ना हो, तब उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। अब देखते हैं दोनों टाइप के कितने क्वेश्चन। लिख ले इतना, सॉल्व लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। सॉल्व लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। x plus 2y plus 3z3s plus 4y 4z 7s plus 10y। सर वो 4 बाई है क्या? हाँ, और 4 जेड। हाँ, प्लस 12z इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 है ना, कि नहीं? इसका मतलब ये लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है। मैट्रिक्स जय श्री राम।
मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू 0। वेयर ए इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट कौन कौन है, 1 2 3, 1 2 3, 3 4 4, 3 4 4, 7 10 12, ये हुआ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। वेरिएबल इसमें कौन कौन है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का कॉलम मैट्रिक्स। ओ का मतलब राइट हैंड साइड का कॉलम मैट्रिक्स, 0 0 0 ये। अब हमारा मकसद क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या निकालना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालना है ना। तो रैंक निकालने के लिए पहला काम ये है, इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाओ ऑपरेशन लगाकर, जो आप डिटरमिनेंट पढ़े थे ब्राह्मी क्लास में। तो ऑपरेशन कैसे लगाओगे, इसको 0 बनाने के लिए R1 में 3 का गुणा करके सबट्रैक्ट कर दो तो ये 0 बन जाएगा, और R1 में 7 का गुणा करके इससे सबट्रैक्ट, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखें, R2 को फाइंड करने के लिए R2 से सबट्रैक्ट करना है 3R1, और R3 को फाइंड करने के लिए R3 से सबट्रैक्ट करना है 7R1, 7R1, ठीक है। तो क्या होगा, इसका नया रूप आ जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। R1 में कोई बदलाव नहीं, तो सीधे होता 1 2 3, इसमें 3 का गुणा करोगे, फिर इससे घटाओगे तो 0 आ गया, 3 का गुणा करोगे तो 6 होगा, और 4 से 6 घटाओ तो -2, 3 का गुणा करोगे 3 3 का 9 होगा, 4 से 9 घटाओ तो -5 होगा, ठीक है। अब इसमें 7 का गुणा करो, इससे घटाओ तो 0 होगा, 7 दूना 14, 10 से 14 घटाओ तो -4 होगा, इसमें 7 का गुणा करो, 7 3 21 होगा, 12 से 21 निकालो तो 9 होगा, -9, ठीक है। ये आ गया न्यू कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। अब देखो, पहले ये दोनों एलिमेंट को 0 बनाते हैं, फिर इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, ऊपर वाले से नीचे 2 को मल्टीप्लाई करके घटा दें, इसका नाम क्या है, R2 में 2 को मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दें, ये सब बन जाएगा। ये वो भी लिख ले सर, क्या x इज इक्वल टू वो तो गाइड को है ना, अभी रहने चलिए R2 चेंज करना है ना सर। हाँ, R2 में R3 को फाइंड करने के लिए R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना, R3 फाइंड करना है। हाँ R3 को ना 0 करना है, इसको ना 0 बनाना है। तो ये है क्या, R3 ना, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, R3 चेंज टू R3 माइनस 2R2, R2 में 2 का गुणा करके सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 -2 -5, हाँ, तो ये 0 -2 -5। अब यहाँ पे इसमें 2 का गुणा कर दो, घटाओगे तो 0 ही रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। इसमें 2 का गुणा कर तो -4 बन जाएगा, और फिर घटा दोगे तो 0 बन जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो -10 बन जाएगा, तो -9 से -10 को घटाओ तो +10 बनेगा, हाँ +10 होगा, 1 आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 आ गया। अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब ऐसा कर लिए तो इसमें देखो 3 रो 3 कॉलम का माइनर है ना, देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0 नहीं होगा किसी हालत में, देख लेना। एक लिखोगे, एक जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो तो ये ना बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो -2, बीच में माइनस लगाओगे, 0 × 2 तो 0, तो -2 रहेगा। इसकी वैल्यू 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी -2, तो 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब है इसका रैंक क्या होगा, 3। मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 3, ठीक है। क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम का डिटरमिनेंट सॉल्व करते तो 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब
अभी दिखाते हैं आपको, तो शून्य नहीं आएगा, इसलिए इसकी रैंक क्या हो गई 3। 3 हो गया। यदि मान लो इसकी वैल्यू 0 आ गई होती तब रैंक 2 होने का चांस था। ठीक है, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम को लेते हैं, इसको तो 2 पंचे 10 माइनस 10 हुआ, माइनस 10 माइनस 6 तो प्लस 6, माइनस 10 और प्लस 6 माइनस 4, तो 2 रो 2 कॉलम को तो वैल्यू 0 नहीं है। तो जब ये 0 आ गया होता तब ना, लेकिन 3 रो 3 कॉलम की वैल्यू का मान 0 नहीं है, इसका मतलब रैंक 3 हो गई। तो कोई नंबर r किसी मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है कब जब r ऑर्डर का कम से कम एक माइनस 0 के इक्वल ना हो, r ऑर्डर का कम से कम एक माइनस 0 के इक्वल ना हो, तो r उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है, तो 3 ऑर्डर का कम से कम एक माइनस 0 के इक्वल ना हो। 3 ऑर्डर का मतलब 3 रो 3 कॉलम का एक डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। 3 रो 3 कॉलम पे एक डिटरमिनेंट बन सकता है, ये तीनों को ले लो और ये मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में बदल दो और इसकी वैल्यू निकालो, तो 0 के इक्वल नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 3 है, 0 के इक्वल नहीं आएगा। दिखाते हैं आपको, मैट्रिक्स से एक ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा, जो मैट्रिक्स का साइन है डिटरमिनेंट के साइन बना दो, 1 2 3 0 -2 -5 0 0 1। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो वैल्यू निकालने की परंपरा तो पहले से जानते हो, क्या लिखोगे 1 लिखोगे, 1 जिस कॉलम है इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा -2 -5 0 1, फिर बीच में माइनस लगाते थे ना, तो इसको छोड़ो तो क्या होगा 0 -5 और 0 1, फिर क्या करते हो 3 इंटू इसको छोड़ो तो 0 -2 0 0 ऐसे -2 प्लस 0 -2 5 0 0 -2 0 सब 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, -2 पर बचेगा, इज नॉट इक्वल टू 0 0